छोटा सा क्वेश्चन करो पहले, लो इसका करो। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, बात नहीं करो। इक्वेशन ये फर्स्ट 4x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये दूसरा। केवल दो समीकरण हैं, इनको क्रेमर विधि से हल करना है और पता करना है एक हल है, अनंत हल है या फिर शून्य हल है। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा आज आपको भी ये परेशानी होगी, क्योंकि जब मूवी बीच से देखते हैं तो कौन क्यों किसको धो रहा है और थोड़ी देर देखने के बाद ही समझ में आता है। पड़ोसी समझाते हैं, थोड़ा देखने समझ में आती है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो गुणांक फारणिक है उसको लिखेंगे d। गुणांक कौन कौन है यहाँ पर, कोई भी समीकरण हो, कितने भी हों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 समीकरण होंगे, कम से कम 2 होंगे। यहाँ पर छोटा से छोटा उदाहरण दिया गया 2 समीकरण वाला, जिसमें चर एक x और एक y है, ठीक ना। ये ऑलरेडी इस तरीके से लिखे गए हैं कि x के नीचे x वाले पद लिखे गए हैं, y के नीचे y वाले और अचर के नीचे अचर वाले पद। नहीं लिखे होते इस तरीके से तो लिख लेते दाएं बाएं करके, ठीक है। और ये जो d है ये कहलाता है आपका गुणांक आव्यूह। तो गुणांक लिखते हैं कौन कौन है, गुणांक सारणिक, गुणांक आव्यूह नहीं, गुणांक सारणिक। y के गुणांक कितना है 1 और यहाँ पर 2। सारणिक मतलब ये 2/2 का सारणिक कैसे निकालते हैं आपको मालूम है अच्छे से। ये 2 दूनी 4 माइनस 4, 2 का 2 में गुणा होगा 4 माइनस 4 एकम 4, 0 आ जाएगा। अब ये जैसे ही 0 आया तो 2 बातें हो गई। एक बात तो कन्फर्म हो गई कि एक हल नहीं होगा, 2 बातें बचती हैं, या तो अनंत होंगे या फिर एक भी नहीं। वो एक भी नहीं होंगे या फिर अनंत होंगे, वो डिसाइड करेंगे d1 d2 की वैल्यू। तो वहाँ से हमें d1 निकालना है। d1 कैसे निकालेंगे, जब पहला स्तंभ आप इनसे रिप्लेस कर देंगे। तो ये 3 5 1 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 बराबर 1। क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, ठीक है। अनंत हल होते थे कब, जब d1 d2 d3 सभी 0 होते थे। तो d2 निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि निकालना चाहोगे तो चेक कर लेते हैं निकाल के कौन सा उसमें नुकसान है कुछ। यहाँ पर 2 4 तो 2 4 ही रहेगा और दूसरा स्तंभ रिप्रेजेंट हो जाएगा 3 से और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10 4 3 12, ये फिर कितना आएगा -2, ये भी नहीं आया 0। तो अब मैं वो जो बनवाया था उसको एक बार फिर से बना लेते हैं, लेकिन वो किसके लिए बनाया गया था, विषमघातीय समीकरण निकाय के लिए। विषमघातीय समीकरण निकाय का मतलब होता है इधर सारे x y z के पद होंगे और इधर सब 0, कोई ना कोई 0 नहीं होगा। यदि सब 0 है तो समघातीय कहलाते थे। तो हम विषमघातीय समीकरण निकाय के लिए क्रेमर विधि को जानते हैं। पहले गुणांक आव्यूह निकालते हैं, उसके साथ 2 बातें आती हैं। यदि ये बात आती है तो कहते हैं एक हल है, ठीक है। और यदि ये बात आती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं। d1 है तो d1 निकालते हैं, d2 निकालते हैं और d3 निकालते हैं। d4 कभी मिलेगा नहीं, d1 अकेला केवल मिलेगा नहीं, या तो 2 मिलेंगे या फिर 3 मिलेंगे। यहाँ पे इनके साथ 2 बातें हो सकती हैं, या तो सभी 0 होंगे या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि कोई एक, कम से कम कोई एक, d1 d2 d3 में से कोई एक है, नहीं कोई एक, किसमें से d1 d2 और d3 में से क्या ना हो, 0 ना हो। ये 2 बातें हो सकती हैं। यदि ये बात है तब आप कहते हैं कितने हल हैं, अनंत हल हैं। और यदि ये बात है तो फिर आप कहते हैं कि 0 हल है, मतलब कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा एक समीकरण ये दे रखा था, दूसरा ये दे रखा था, गुणांक सारणिक निकाला आपने, 2 4 1 2 2 4 1 2 हल किया, 0 आ गया। मतलब आप यहाँ ना जाके इधर इस दिशा में जाएंगे, यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पर 2 ही समीकरण थे, तो d1 और d2 की बात होगी, d3 की चर्चा नहीं होगी।
तो D1 कैसे निकालते हैं? D में जो पहला स्तंभ है उसको हटा के ये जो नंबर लिखे हुए हैं उनको यहाँ पर लिख देना है। 2 और 4 की जगह 3 और 5 लिख देना है। D1 निकालना है तो पहला स्तंभ की जगह लिख देना है और बाकी जो जैसा है वो वैसे ही है। फिर हल किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 1, 0 नहीं आई। यहीं से कन्फर्म हो गया था कि 0 नहीं आई, तो यहाँ पहुँच गए। एक भी हल नहीं होगा, मतलब 0 हल होगा। हमने ऐसे ही निकाल लिया था। D2 भी देखते हैं क्या आता है। तो D2 भी निकाला तो दूसरा जो स्तंभ है उसको रिप्लेस कर देंगे 3 और 5 से, बाकी जो जैसा था वो वैसे ही है। फिर हल किया, फिर वो -2 है, वो भी 0 नहीं आया। तो कोई एक है जो 0 ना हो, मिनिमम कम से कम कोई एक। तो यहाँ पर तो दोनों नहीं है, तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से आप कह देंगे कि इस समीकरण निकाय का 0 हल है, या फिर ऐसे कह दें कि एक भी हल नहीं है। है नहीं? यहाँ खत्म हो गया। ये याद होना चाहिए। ये सब सिचुएशन जो बताई गई है ये किसके लिए बताई गई है? विषमघातीय समीकरण निकाय के लिए। ये जो क्रेमर रूल का जो चार्ट बना हुआ है ये लिखा हुआ है किसके लिए? विषमघातीय समीकरण निकाय के लिए क्रेमर रूल का जो आपका ये एल्गोरिदम कहते हैं इसको, या जो कहें फ्लो चार्ट कहते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि कहाँ पहुँचने के बाद कहाँ जाना है। फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको मुख्यतः, है नहीं? तो बस इसको फॉलो करना है और आगे बढ़ते जाना है। अब चूंकि 0 हल है तो इस 0 हल होते हैं जिस समीकरण निकाय को उसको क्या बोलते हैं? असंगत निकाय। ठीक है, एक हल हो या एक से ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? संगत। तो ये सिचुएशन कौन सी है? संगत हल, संगत निकाय। ठीक है, और ये भी सिचुएशन क्या कहलाएगी? बस इतनी सी बात है। एक आध क्वेश्चन और करते हैं आप अनंत हल के लिए, और वो मैं काफी किताब से ना यहाँ से उठाता हूँ। ठीक है, चलो लिखो। ये नोट कर लो जल्दी से आप, है ना? आपका नहीं लिखा होगा तो आप बना लो इसको फटाफट, और जिसका लिखा हुआ है मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो अपना क्वेश्चन करो। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन। x + y + z = 1, x + 2y + 3z = 4, और x + 3y + 5z = 7। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। ये हो गया थर्ड। जिसका लिखा हुआ है, जिसका लिख किया हो वो अपना ये क्वेश्चन ट्राई करें, खाली नहीं बैठेंगे कोई भी, और जिसका नहीं लिखा है वो अपना लिख करें। अब देखो वो चार्ट बना है अपनी जगह, हम इसको सॉल्व करते हैं और उसको फॉलो करेंगे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो इनके गुणांक का क्या बनाएंगे? सबसे पहले गुणांक सारणिक बनाएंगे, क्योंकि हमें क्रेमर विधि लगानी है ना। और ये जो समीकरण निकाय लिखा हुआ है इसमें जो राइट हैंड साइड में 0 0 0 नहीं है, इसलिए ये समीकरण निकाय कहते हैं कि विषमघातीय है। यदि यहाँ तीनों जगह पर 0 0 होता तब हम कहते हैं कि ये विषमघातीय नहीं है, उसका नाम होता समघातीय। ठीक है, तो विषमघातीय समघातीय में ये अंतर है। तो ये कैसा है? विषमघातीय। अब हम क्रेमर विधि लगाते हैं। तो सबसे पहले गुणांकों का सारणिक निकालते हैं। पहले समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा। ध्यान से देख लो, x के नीचे सभी x हैं, हाँ हैं, y के नीचे सभी y, z के नीचे सभी z, अचर के नीचे सभी अचर। ठीक है, अब लिखो गुणांक सभी। x का गुणांक कितना है? इसमें 1, इसमें कितना है? 1, इसमें कितना है? 1, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 3 5। लो, ये हो गया आपका गुणांक सारणी।
अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये कितना है। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसे किया जाता है, यहाँ पर आपको प्लस साइन लगाना है, ये माइनस, जो पहले से थे उनको तो पता है, तुम यहाँ ध्यान दो। प्लस शुरू करेंगे, एकांतर क्रम में प्लस माइनस लगाते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आप क्या करेंगे, प्लस साइन लिखा है यहाँ पर, उसके नीचे जो नंबर है वो लिखा, कोष्टक लगाया, जहाँ पर ये नंबर है उस लाइन को छोड़ दिया, उस स्तंभ को छोड़ दिया, इसका गुणा किया और इसमें से घटा दिया। कितना आएगा, 5 दूनी 10 माइनस 9, ठीक है, -1, ये नंबर, ये चिन्ह, ये नंबर, फिर कोष्टक लगा दिया, जहाँ है उस पंक्ति को छोड़ दिया, उस स्तंभ को छोड़ दिया, 1 पंचे 5 माइनस 1 चरका 3, इसको सॉल्व करना है तो ये प्लस है, फिर कोष्टक लगा दिया, 3 एकम 3 माइनस 2। अब इसको हल करना है, कितना आता है, 10 माइनस 9 कितना आएगा, 1, 5 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, इसको हल करेंगे कितना आएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि गुणांक सारणी कितना आया, 0 आया। जैसे ही 0 आया तो हम यहाँ थे, यहाँ से पता चला 0 आया, 0 नहीं आया तो यहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पर D1, D2 और D3 पता करेंगे, तभी हम ये पता चल कर पाएंगे कि इधर को जाना है कि उधर को जाना है। सो D1 पता करते हैं। D1 कैसे निकालेंगे, D1 जो पहला स्तंभ है इसको हटाएंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1, 4 और 7। सो लिखेंगे 1, 4 और 7। बाकी जो 2 स्तंभ थे जैसे थे वैसे ही रहेंगे, 1, 3, 5। इसको कैलकुलेट करना है। फिर D2 निकालेंगे, ठीक है, D2 निकालेंगे तो दूसरा स्तंभ जैसा है उसको हटाएंगे, उसकी जगह ये लिखेंगे, बाकी पहला और तीसरा जैसा वैसी रहेगा। सो 1, 1, 1, 1, 3, 5 और यहाँ पर आएगा 1, 4, 7। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। D3 निकालेंगे। D3 कैसे निकालेंगे, इसमें से जो 3 वाला स्तंभ है, तीसरा वाला, उसको हटाएंगे, उसकी जगह 1, 4, 7 लिखेंगे, बाकी जो दोनों हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये आएगा 1, 1, 1, 1, 2, 3 और यहाँ हो जाएगा 1, 4, 7, राइट। इसको हल करना है, तो एक एक को हल करो, कितना आ रहा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस साइन, कोष्टक, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 5 दूनी 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, माइनस साइन, नंबर माइनस ये नंबर, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 5 को 20 माइनस 21, ठीक है। फिर प्लस 1, ये वाला प्लस 1, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 4 3 12 माइनस 14। इसको हल करके बताओ कितना आएगा, 0 आ रहा, मतलब D1 कितना आया, 0 आया। ऐसे इसको ओपन कर लो, प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 कोष्टक, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, 5 को 20 माइनस 21, माइनस 1 कोष्टक, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको भी छोड़ दिया जाएगा, 1 पंचे 5 माइनस 3 प्लस 1 कोष्टक, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये 7 माइनस 4। हल करेंगे कितना आएगा, 0, मतलब D2 भी कितना आया, 0। D3 इसको भी कैलकुलेट कर लो, तो ये भी कितना आ रहा, 0। तो देखो अब हम यहाँ थे, कैलकुलेट किया इसको, ये 0 आया, यहाँ पहुँचे, फिर D1, D2, D3 को देखा, उनकी कैलकुलेट किया, कितना आया, 0 आया, तीनों यहाँ पहुँच गए। उस दिशा में नहीं जाएंगे, इस दिशा में आएंगे। अनंतफल है, अनंतफल है, अनंतफल। अब वो अनंतफल कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। सो अब हम निकालते हैं। इतना तो पता ही चल गया कि चूँकि D0 है एंड D1, D2 एंड D3 ये भी 0 है, इसलिए इस समीकरण निकाय का, निकाय के अनंत हल हैं। अब अनंत हल कैसे निकालना वो हम शुरू करेंगे जब आप ये लिख लेंगे पूरा। हाँ, अनंत हल निकालेंगे, नहीं इतना पता करने से क्या होगा कि अनंत हल है। अब जैसे उसमें तो भाग कर दी थी,
मतलब डेल्टा एक्स में डेल्टा का बात कर दिया मान निकालने के लिए, इसे एक्स का मान निकालना तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा। पहले इतना कर लिया, हो गया भाई सम्मान। इतना लिखिए, बाकी लोग जल्दी से। अब ये पता चला कि अनंत हल हैं, तो वो अनंत हल कैसे निकालेंगे, उसके लिए जरूरी है कि किसी एक को, x को, y को या z को के मान लो। समान तौर पर हम किसको के मान लेते हैं, z को, जिसको मर्ज कर ले। हम जनरली z को मान लेते हैं, इसे यहाँ लिख देंगे, माना कि z इज इक्वल टू k, जहाँ पर k क्या है, कोई एक वास्तविक संख्या। इतना काम करने के बाद जो ये 3 समीकरण हैं, इन 3 समीकरणों में से किसी 2 को चुनना है। किसी को भी चुन सकते हो, पहली दूसरी या दूसरी तीसरी या तीसरी पहली। तो हम पहली दूसरी को ले लेते हैं, सामान्यतया पहली दूसरी को, और उस पहली दूसरी में z का मान रख देंगे और देखते हैं कितना आता है। x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 1। अगला आएगा x प्लस 2y प्लस 3k इक्वल टू 4। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस के, और यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस 3k। उनका 3 तक नाम रखा था पहले से, इनका कुछ नया नाम रख देते हैं, 4 और ये 5। फिर क्रेमर विधि ही लगानी है 2 के लिए, जैसा भी किया था पहला क्वेश्चन। यहाँ पर के क्या है, अचर है कोई, है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये 0 तो है नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो ये कौन सा निकाय हो जाएगा, विसंघाती। यदि ये दोनों पक्ष, जो दोनों लोग 0 होते, बराबर की साइड वाले दोनों 0 होते तो समघाती कहलाता, लेकिन ये 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा, विसंघाती है। तो हम क्रेमर विधि से लगाना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डी, सीधा डी, ठीक है। और बताओ गुणांक का भी क्या आएगा, इसका गुणांक कितना है, 1, इसका भी 1, इसका कितना है 1, इसका 2। इसको हल करेंगे कितना आएगा, 2 माइनस 1, 1। मतलब डी कितना आया, 1। मतलब क्या नहीं आया, 0। देखो यहाँ से शुरू की गाड़ी, यहाँ पहुँच गए, यहाँ नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके बाद करोगे तो समझ जाएगा कि ये 2/2 है, वो 3/3 का है नहीं, ये 2/2 का है, वो 3/3। ये नोट हो गया। इतना लिखो पहले, तब तक ठीक है। आप D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे और D3 निकालेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका कितना हल होगा, 1 हल होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि K एक रियल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस निकाय के लिए तो एक ही हल कहलाएगा। जो निकल के आएगा वो तीनों, ये 2 मिला के और ये 1 मिला के, उसके लिए अनंत कहलाएंगे, ठीक है ना। ये अलग निकाय है, 2/2 का है, वो 3/3 का है। उसके लिए जो निकल के आएंगे इसके 2 और ये के मिला के, उसके लिए अनंत कहलाएंगे। लेकिन इसके लिए जो अभी निकलेगा x की y की वैल्यू, वो तो एक ही कहलाएगा ना। तो D1 निकाल सकते हो। D1 कैसे आएगा, जब पहले स्तंभ को हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस के, 4 माइनस 3k, 1 2। इसको हल करना है और D2 निकालना है। D2 बात है नहीं, D2 निकालने के लिए पहला स्तंभ जैसा वैसे ही रहेगा, और जो दूसरा स्तंभ था उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस के और 4 माइनस 3k। ये हल करना है। D1 कितना आएगा,
इसका गुणा करेंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, नहीं तो नीचे लिख लेते हैं 2 टाइम्स 1 माइनस के माइनस 1 टाइम्स 4 माइनस 3 के। इसको हल करना है तो ये आएगा 2 माइनस 2 के माइनस 4 प्लस 3 के। 2 माइनस 4 माइनस 2 3 के माइनस 2 के माइनस 2, राइट, के माइनस 2 आएगा। मतलब आपको ये पता चल गया कि D1 कितना आया और D2 निकालना है तो इनका इसका गुणा होगा, कितना आएगा 4 माइनस 3 के में से घटाएंगे 1 माइनस के, सही है, 4 माइनस 3 के माइनस 1 प्लस के, 4 माइनस 1 3 माइनस के 3 के प्लस के माइनस 2 के। तो आपको ये पता चला कि D1 कितना आया के माइनस 2, है नहीं, और D2 कितना आया 3 माइनस 2 के, और D कितना आया था 1। अब आप जानते हैं कि ये एक जो हल आता है कौन सा, ये वाला, वो कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू D1 बाई D। तो D1 कितना है k माइनस 2 बाई 1, तो x कितना आएगा k माइनस 2 एंड y कितना आएगा D2 बाई D। D2 कितना है 3 माइनस 2k बाई 1, तो यहाँ से y आपका आ गया 3 माइनस 2k। अब इन तीनों को एक साथ लिख दोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू आया है k माइनस 2, y आया है 3 माइनस 2k एंड z आपने ले रखा था k, और बगल में लिख दोगे कि k क्या है। ये जो है आपके क्वेश्चंस का फाइनल आंसर है, जो एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, कितने हैं, अनंत है, क्योंकि जितने k हैं उतने x y z हैं। हर एक k के लिए एक वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो इसको जल्दी से, अगली हेडिंग है आपकी समघातीय समीकरण निकाय को क्रैमर विधि से हल करना। समघातीय समीकरण निकाय को क्रैमर्स रूल से ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम 2/2 का बना लेते हैं और आगे फिर दिमाग लगाते हैं। 2/2 का समघातीय समीकरण निकाय की सकल सूरत कैसी होगी, इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। यदि तीसरा भी होता तो वो भी 0, लेकिन वहाँ पर z भी आ जाता है नहीं। इसको हल करना है तो इसके साथ दो बातें हो सकती हैं। सबसे पहले काम तो वही करना है, हल जब करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणांकों का सारणी D। यहाँ पर क्या होगा, वो a1 a2 d1 d2, बाकी सारे वही काम करने हैं। x के नीचे x लिखेंगे, y के नीचे y लिखेंगे, अचर के नीचे अचर लिखेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो कर लेंगे, ये निकालेंगे। इसके बाद आपकी कहानी शुरू होगी कि ये D के साथ क्या क्या हो सकता है। अभी क्या क्या होता था, या तो 0 नहीं आता था या फिर 0 आता था, ठीक है। तो 0 नहीं आएगा। अभी विषमघाती में क्या होता था, एक हल होता था, यहाँ पर भी एक ही हल होगा, लेकिन वो हल हमें निकालना पड़ता था और यहाँ पर सीधा बिना दिमाग लगाए वो एक हल जो भी होगा वो ये होगा, बिना दिमाग लगाए हम लिख देंगे। और देखा कि D 0 आ गया तो 0 नहीं करेंगे, नहीं आया 0 तब करेंगे, है नहीं। D 0 आ गया तब आपको, पहले आपके दो बातें होती थी, या तो एक भी हल नहीं होता था
या अनंत हल होते थे। एक भी हल ना होने के लिए जरूरत होती थी कि D1 D2 D3 में से कोई एक, कम से कम कोई एक जीरो ना हो। अनंत होने के लिए जरूरी होता था कि D1 D2 D3 में से सब के सब जीरो हो। यहाँ पर आपको D1 D2 D3 की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही D जीरो आएगा वैसे ही आप कह देंगे कि इसके कितने हल हैं, अनंत हल हैं। फिर अनंत कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम है। जेड को के मानेंगे यदि जेड है तो, और यदि 2/2 का है तो किसी वाई को मान देंगे के एक्स आ जाएगा वाई के पदों में। 3 समीकरण का है तो जेड को मान लेंगे के, और बाकी एक्स वाई को निकाल लेंगे के पदों में। तो वहां पर एक भी हल ना होने जैसी कोई बात नहीं होगी। असंगत निकाय वाली जैसी कोई कहानी यहाँ पर होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें अनंत हल होंगे तो ये भी संगत कहलाएगा, राइट। और इसमें एक हल होगा तो ये भी संगत कहलाएगा। अब ये चार्ट आपको बनवाए गए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और वो याद ऐसे नहीं होगा कि जपोगे, क्वेश्चन लगाओगे, 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 10 लगाओगे, 5, 50, 100 तो याद हो जाएगा। कोई कहे हमने 1 लगाया फुल समझ में आ गया, अब तो याद रहेगा, सीधा परीक्षा में करेंगे बोर्ड में तो वहां पर इतना लगा पता चलेगा कुछ सुना सुना लग रहा है, जैसे ये क्रेमर रूल है, कुछ पढ़ा तो था, अब लगाया भी था, बन भी रहे थे, अब नहीं पता चल रहा क्या करना है। इतना ही पता चलेगा बस, ठीक है ना। सो इसको व्यवस्थित ढंग से लिखो। थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस प्लस z इक्वल टू 0। ये 3 समीकरण आपको दे रखे हैं और इसके आपको निकालने हैं हल, वो भी क्रेमर विधि से, ठीक है। सो शुरू करते हैं। लिख रहे हैं आप? लिखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो पढ़ पढ़ के सीख लेते हैं गणित, और ऐसे मल्टीपर्पज लोग अपने वहाँ बहुत पाए जाते हैं क्लास में। एक दिमाग है, 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक पीरियड में। कंप्यूटर फेल, क्योंकि इसका क्वाड कोर प्रोसेसर होता, प्रोफेसर नहीं प्रोसेसर। अब रहन देव जैसे हो सब, उनकी चर्चा ना करो, पारा गर्म हो जाता अपना। इसको करना है, सबसे पहले समीकरण देखे, 3 समीकरण दिए हैं, एक्स वाई जेड में है, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, जेड के नीचे जेड है। बराबर के उस साइड सब लोग 0 हैं, सब लोग 0 हैं, इसलिए हम इस समीकरण सिस्टम निकाय तीनों को क्या कहते हैं, समघाती है। यदि इनमें से कोई एक ऐसा होता जो 0 ना होता तब हम इसको समघातीय नहीं कह सकते थे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों के तीनों 0 हैं तो ये समघातीय है।
ठीक है, अच्छी बात है। तो समघातीय समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले हम गुणांकों का फारणिक निकालेंगे और वो आपका कहलाएगा डी। और लिखेंगे सीधा, कितना है यहाँ पर गुणांक, 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। इसको हल करना है, हल करके बताओगे क्या, प्लस माइनस प्लस, ठीक ना, हो जाएगा +3 कोष्टक, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 1 एकम 1 +6 माइनस माइनस प्लस हो गया कोष्टक, 1 एकम 1 +4 फिर +5 कोष्टक 3 -2। इसको हल करना है, बताओगे हल करके कितना ना, 46 मतलब डी हमारा आया कितना, 46, नहीं आया कितना, 0। मतलब हम इस दिशा की ओर बढ़ गए, यहाँ थे, यहाँ से पता चला डी नहीं आया, 0 नहीं आया, कितना आया, 46 आया, मतलब 0 नहीं आया, तो यहाँ पर आए, तो यहाँ से पता चलेगा कितना हल होगा, 1 हल होगा। और वो हल कौन सा होगा, यहाँ लिख देंगे कि इस समीकरण निकाय का एक हल है, और वो हल कौन सा है, x y z 0। बिना दिमाग लगाए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम एक आध क्वेश्चन कर लें, किस बात के लिए, कि अनंत हल कैसे आएंगे। तो लिखो एक क्वेश्चन, इसको मिटा दिया जाए। x + y + z इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है, इक्वल टू 0। x - 2y, बातें क्यों कर रहे हो यार तुम लोग, + z इक्वल टू 0। 3x + 6y - 5z इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इन समीकरण निकाय का आपको हल निकालना है, और आपने जैसे ही समीकरण निकाय को देखा वैसे ही आपको पता चल गया कि बराबर की उस साइड सभी लोग 0 हैं, तो समघातीय है। समघातीय है तो दो ही बातें होती हैं, या तो एक हल होगा या नहीं, वो डिसाइड करेगा डी। डी की वैल्यू निकालो, डी क्या है, गुणांकों का फारणिक। और गुणांकों का फारणिक लिखने से पहले एक बात जरूर चेक कर लिया करो कि x के नीचे x ही है, y के नीचे y है, z के नीचे नीचे। पहले तुम बस लगे जाओ गुणांकों का फारणिक निकाल। देखना एग्जाम में एक आध क्वेश्चन रखेंगे तो x की जगह y, y की जगह x, पक्का तुम लोग खुद गलत करोगे। सो डी निकालेंगे यहाँ पर, बताओ कितना आएगा, 1 1 3 1 -2 6 -1 1 और -5, प्लस माइनस ध्यान से लगाया करो, इसको हल करना है, प्लस माइनस और ये प्लस, तो यहाँ लिखेंगे +1 कोष्टक, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका गुणा करेंगे 10 - 6, ठीक है, -1 ये माइनस, ये नंबर, ये कोष्टक छोड़ देंगे, इसको 1 का इसमें करेंगे -5, माइनस करेंगे -3, ठीक है, फिर प्लस -1 कोष्टक 6 एकम 6 + 6, इसको हल करेंगे 10 - 6 4, -5 -3 -8, और ये माइनस की वजह से +8,
6 + 6 12, और इसको हल करते हैं तो हमारा आंसर मतलब डी जो आता है वो 0 आता है। जैसे ही डी 0 आया वैसे ही आप इस दिशा में ना जाके यहाँ को जाएंगे, ठीक है ना। और आप यहाँ पर सीधा लिख देंगे कि इस समीकरण निकाय के अनंत हल हैं। अब वो अनंत हल कैसे निकाल रहे हैं कैसे नहीं निकाल रहे हैं वो अलग कथा है, सो उसको करते हैं। इसको मिटा दिया जाए, इतना लिखो पहले फटाफट। अनंत हल है तो आपको अब डिसाइड करना है कि x को, y को या z को। 3 लोग हैं, किसी एक को k बोलना है, जिसको मर्जी करे उसको k बोल दो, ठीक है। लेकिन हम सामान्यतः किसको k बोलते हैं, z को k बोलते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि z को ही बोलना है, लेकिन बोलते हैं। z = k, बगल में लिख देंगे k क्या है, एक वास्तविक संख्या, ठीक है ना। और इतना करने के बाद अब आप पहली, दूसरी, तीसरी में से कोई 2 समीकरण को चुनेंगे अपनी मर्जी से। पहली दूसरी को चुन सकते हैं, दूसरी तीसरी को, या फिर पहली तीसरी को। सो हम इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, पहली 2 को चुन लेते हैं और वहाँ पर जहाँ जहाँ z है वहाँ k लिख देते हैं। x + y - k = 0 ये हो गई, और दूसरी x - 2y + k = 0। इनको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं तो आप पाते हैं कि x + y = k, और ये है x - 2y = -k। इसका नाम 4 रख देते हैं और इसका 5। अनंत हल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले किन्हीं 3 चारों में से किसी एक को k बोलते हैं और उसको किन्हीं 2 समीकरणों में रख देते हैं। x y में हमारा एक छोटा सा समीकरण निकाल तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी हमें सारणिक मेथड से ही करना है, मतलब क्रैमर नियम से ही करना है। फिर तुम अलग दिमाग लगा दो, कुछ कक्षा 10 वाली बातें लगा दो। इस समीकरण को हल करने के कई तरीके हैं। कक्षा 10 में विस्थापन विधि पढ़ा था, वज्र गुणन विधि पढ़ा था, प्रतिस्थापन पढ़ा था, है नहीं, विलोपन पढ़ा था, ग्राफिकल भी पढ़ा था, ग्राफ बना, है नहीं। वो जरूरत होगी तब बताई जाएगी, टॉपिक से भटक जाएंगे ना। अब इसको क्रैमर विधि से करना है तो फिर वही बात, d गुणांक का भी 1 1 1 -2, हल करो, इसको कितना आएगा -2, इसका गुणा माइनस इसका गुणा -3। तो d आ गया आपका -3 जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक हल है। वो एक हल निकालने के लिए हम यहाँ पर d1 निकालेंगे। d1 कैसे आएगा, जब इस स्तंभ को हटाएंगे इसकी जगह क्या लिखेंगे, k - a, और बाकी जो दूसरा है वैसे ही रखा जाएगा। d2 निकालने के लिए ये आपका दूसरा स्तंभ है वो गायब हो जाएगा, उसकी जगह k और -k आएगा, k -k, और हल करेंगे तो -2k, और ये आपका k माइनस आ जाएगा तो प्लस k हो जाएगा। हल करें कितना आएगा जी, -k, इसको -k -2k। तो आपने ये देखा कि d जो आपका आया वो आया -3, d1 -k, और d3 नहीं d2 -2k। तो x की वैल्यू हो जाएगी d1/d, यहाँ से x निकाल लेते हैं। d1 है -k, ये है -3, तो आपका x आ जाएगा k/3, y हो जाएगा d2/d, d2 आपका है -k2k, और ये है -k3। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2k/3। अंत में आंसर क्या लिखेंगे,
x आपका कितना आया k/3, y आपका आया 2k/3 एंड z आपने ले रखा था k और बगल में j लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को करना चाहोगे तो लिखवा दें। लिखो, 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो नंबर डाल रहे हैं वही नंबर लिखना है तुमको भी, तो तुम नए नए नंबर डाल लो अपने अपने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, x + y - 2z = 0, 2x + y - 3z = 0, 5x + 4y - 9z = 0। ये एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y + 4z = 0, x + y + z = 0 और 2x - y + 3z = 0। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ ऐसा है कि 3x + y + z = 0, x - k4y + k3z = 0 और ये हो जाएगा 2x + k5y - k2z = 0। और ये सारे क्वेश्चन हैं जो RD शर्मा बुक में पेज नंबर 6.77 पर दे रखे हैं। ये नोट कर लियो, कल आपसे पूछा जाएगा कहाँ दिए थे, खो जाते, मिलते नहीं हो वापस। आंसर बताएं रहे, आंसर बाद में बताएंगे, ये हल करना है। सो आपने सारणिक में बहुत कुछ पढ़ा, आव्यूह में पढ़ा। अब एक ही हेडिंग बचती है, सारणिकों के गुणधर्म, वो पढ़ेंगे कल से। पहले ये क्वेश्चन करेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, लिखवाएंगे, समझाएंगे, फिर उनको एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वो आपके काम आएगा कि सारणिक के मान को अभी हम खोल कर करते हैं, फिर हमें बिना खोले भी सारणिक का मान पता चल जाएगा, यदि वो गुणधर्म हमें पता होंगे तो।